जो बच्चे ऑनलाइन है प्लीज अगर बोर्ड कवर नहीं होगा तो आपका ओके। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने क्या चीज स्टार्ट की थी, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमने ये देखा था कि अगर किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में बॉडी के अंदर ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, और इनमें आपके पास कौन से सेल्स मैंने डिस्कस किए थे, ब्रेन सेल्स। उन सेल्स के लिए लिवर को एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, लिवर को उन सेल्स के लिए ग्लूकोज बना के देना होता है, बिकॉज अगर ब्रेन सेल्स वर्क करना छोड़ देंगे तो पूरी बॉडी की जो सिग्नलिंग है वो इफेक्ट होगी। ठीक है, अब आपने ये चीज पढ़ी थी, हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि आपकी जो ग्लूकोज और सॉरी ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेसेस हैं वो यूजुअली उनमें ऐसे एंजाइम्स हैं जो शेयर्ड एंजाइम, सिर्फ 3 एंजाइम्स हमने हाईलाइट किए थे जो कि इन प्रोसेसेस के अंदर रिवर्स नहीं हो सकते, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस अगर लिवर में होगी तो वो ग्लाइकोलाइसिस के 3 एंजाइम्स को यूज नहीं कर सकता ये प्रोसेस, और उसमें एक एंजाइम हमने निकाला था हेक्सोकाइनेज, दूसरा था हमारे पास फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 और थर्ड एंजाइम हमारे पास था पायरुवेट काइनेज। यानी इन तीनों काइनेजेस की केमिकल रिएक्शंस को हेपेटोसाइट्स में रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप पायरुवेट को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज हमने ये चीज कही थी कि आपके पास ग्लूकोनियोजेनेसिस के जो प्रिकर्सर्स हैं वो या तो लैक्टेट है या पायरुवेट। सो पहला स्टेप तो आपका पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाना है। अगर पहला स्टेप ही नहीं होगा तो क्या बाकी एंजाइम से यूज कर सकेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस? नो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पायरुवेट काइनेज का जो रिएक्शन है इसको बायपास करना। सो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने इन 3 एंजाइम्स के लिए जो बायपास रिएक्शंस हेपेटोसाइट्स में प्रेजेंट है उन रिएक्शंस को स्टडी करना है और उसमें कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं उन एंजाइम्स को डिस्कस। सो पहली चीज जो मैंने आप लोगों को बताई है कि हम लोग जो पहला बायपास रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें हम पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट का बनना जो है इस रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। सो अब हम लोग डिस्कस करने लगे हैं फर्स्ट बायपास रिएक्शन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का फर्स्ट बायपास रिएक्शन, और ये रिएक्शन कौन सा है, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जिसमें पायरुवेट काइनेज यूज नहीं होगा, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ लैक्टेट टू पायरुवेट एंड देन फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये रिएक्शन तो रिवर्स हो जाएगा, लैक्टेट पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगेन पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट नहीं बनेगा। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या लिवर के पास कोई ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि पायरुवेट को वापस फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यस, 2 ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि ये प्रोसेस कैटालाइज कराएंगे, जिसमें पहला एंजाइम है पायरुवेट काइनेज, सॉरी पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, जो कि पायरुवेट की कार्बोक्सिलेशन करा के इससे किसमें कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सैलो एसिटेट। और ऑक्सैलो एसिटेट आपके पास एक इंटरमीडिएट है किसका, टीसीए साइकिल का। ऑक्सैलो एसिटेट टीसीए साइकिल का एक इंटरमीडिएट है। ये मैं बाद में इस चीज में आऊंगी, अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाने के लिए पायरुवेट काइनेज यूज नहीं हो सकता, रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकता। अगर आपने पायरुवेट को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट करना है तो ये 2 एंजाइमेटिक रिएक्शन है। पहले स्टेप के अंदर आपको जो एंजाइम रिक्वायर्ड है दिस एंजाइम इज पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, जो कि पायरुवेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करवा के उसे किसमें कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सैलो एसिटेट में। इसके अभी हम स्ट्रक्चर पे भी जाएंगे। और सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो ऑक्सैलो एसिटेट बनता है, इस ऑक्सैलो एसिटेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करवा दिया जाता है, सॉरी फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवा देता है। यानी एक तरफ 2 रिएक्शन हैं, फर्स्ट स्टेप में आपकी कार्बोक्सिलेशन होगी,
और सेकंड स्टेप में कौन सा इवेंट हो रहा है, डी कार्बोक्सिलेज। और ये एक ही कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है जो कि पहले स्टेप में एंटर होता है, दूसरे स्टेप में रिलीज होता है। अगर उसने रिलीज ही होना तो एंटर क्यों हुआ, इस चीज को भी अभी देख लेते हैं। लेकिन पहली जो मैंने आपको चीज यहाँ पे बताई है वो ये है कि पायरोवेट काइनेज की रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया जा सकता। अगर आपने विदिन द बायोलॉजिकल सिस्टम या हेपेटोसाइट्स के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस करवानी है, यानी पायरोवेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, तो आपको पायरोवेट को फॉस्फेनोल पायरोवेट में भी कन्वर्ट करना है। अगर पायरोवेट काइनेज यूज नहीं होता तो अल्टरनेटिव एंजाइम्स से, अल्टरनेटिव एंजाइम्स देखते हैं जिसमें हम कहते हैं कि एक एंजाइम से नहीं लेकिन दो एंजाइम से ये रिएक्शन पॉसिबल है। पहला एंजाइम है पायरोवेट कार्बोक्सिलेज जो कि पायरोवेट की कार्बोक्सिलेशन करवाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कराता है और इसे ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट कर देता है। सेकंड जो हमारे पास एंजाइम है दिस इज पायरोवेट कार्बोक्सी फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज जो कि ऑक्सैलोएसिटेट में इनकार्बोरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कराता है, उसे किसमें कन्वर्ट कर देता है, फॉस्फोइनोल पायरोवेट। ओके, ये कार्बोक्सिलेशन और डीकार्बोक्सिलेशन की सिग्निफिकेंस पे मैं बाद में जाऊंगी। पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है ना उसका रूप बता दूं कि असल में ये होता किस तरह। ये जो दोनों रिएक्शंस हैं इनके कुछ स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे और कुछ स्टेप्स इसके साइटोसोल में, यानी पायरोवेट से फॉस्फोइनोल पायरोवेट बनाने के लिए कुछ एंजाइम्स या कुछ रिएक्शंस आपके साइटोसोल में होंगे और कुछ रिएक्शंस आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है, इस रूट की क्या सिग्निफिकेंस है उसको भी हम उस चैप्टर को डिस्कस करने के एंड पे कंक्लूड करेंगे। सो अब आप लोगों ने ये देखना है, इन दोनों एंजाइम्स को माइंड में रखना है और जो मैं रूट आप लोगों के सामने डिस्कस करने लगी हूं उसको देखिएगा। नहीं, ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस सिर्फ लिवर में है। जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है वो पायरोवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करते हैं और लैक्टेट को लिवर में भेजते हैं। आगे लिवर में ये काम, कोई दूसरा सेल ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं करेगा। कौन से सेल करेंगे, लिवर सेल्स करके रहेंगे, हेपेटोसाइट्स। ओके, बताती हूँ, ये भी बताती हूँ कि ये सिर्फ लिवर में ही। ओके, ये आपके पास कोई सेल है। ओके, पूरा अगर मैं सेल कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं माइटोकॉन्ड्रिया ही सिर्फ एक पर्टिकुलर सेल जो हेपेटोसाइट है और ये हेपेटोसाइट का साइटोसोल है, ठीक है, ये सारे का सारा हेपेटोसाइट है और इसमें आपके पास साइटोसोल एंड देन यू हैव माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। पायरोवेट बनती है साइटोसोल में। आपने अगर पायरोवेट को फॉस्फोइनोल पायरोवेट में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पायरोवेट साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया में देयर इज एन एंजाइम पायरोवेट कार्बोक्सिलेज जो कि इसकी कार्बोक्सिलेशन करवाएगा, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेगा। पायरोवेट कार्बोक्सिलेज और इसे किसमें कन्वर्ट कर देगी, ऑक्सैलोएसिटेट। दिस इज एंजाइम और इसे कन्वर्ट कर रही है ऑक्सैलोएसिटेट। ऑक्सैलोएसिटेट टीसीए साइकिल में भी यूज होता है, ठीक है। इसका मतलब है अगर यहाँ पे सी कंसंट्रेशन कम ज्यादा होगी तो वो उसको भी इफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट, ऑक्सैलोएसिटेट माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता बिकॉज़ ऑक्सैलोएसिटेट के लिए कोई ट्रांसपोर्टर नहीं। अगर आपने ऑक्सैलोएसिटेट को बाहर भेजना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सैलोएसिटेट मैलेट में कन्वर्ट होगा, यानी ऑक्सैलोएसिटेट की रिडक्शन होगी या ऑक्सीडेशन होगी, रिड्यूस होगा ना ये, ठीक है। यानी NADH प्लस प्रोटॉन के एक्सपेंस पे आपका जो ऑक्सैलोएसिटेट है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैलेट में। और इसके लिए जो एंजाइम यूज होगा वो होगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। दोबारा से इसे देखिएगा, पायरोवेट साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में गई, देयर इज एन एंजाइम पायरोवेट कार्बोक्सिलेज, इसने उसकी कार्बोक्सिलेशन करा के उसे ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट किया। अब आपके
पीसीए साइकिल का ही एक एंजाइम है मैलेट डीहाइड्रोजिनेज, जो कि ऑक्सैलो एसीटेट को किसमें कन्वर्ट कर देगा, मैलेट। क्यों कन्वर्ट करता है, बिकॉज़ ऑक्सैलो एसीटेट इटसेल्फ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोसोल में नहीं जा सकता। अब मैलेट के लिए आपके पास ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, इसीलिए आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जब भी ऑक्सैलो एसीटेट ने बाहर आना है साइटोसोल में, तो वो हमेशा मैलेट की फॉर्म में आएगा। इसको हम समटाइम्स मैलेट शक्ल भी कहते हैं। नहीं, पायरोवेट यहाँ पे आता है, पीडीएच माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट है। मानिए थोड़ा कंट्रोल, ठीक है। ओके, ये मैलेट जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कहाँ पे चला जाएगा, साइटोसोल में। साइटोसोल में अगेन वी हैव एन आइसोजाइम। आइसोजाइम क्या होते हैं बच्चों, नहीं, जीन्स डिफरेंट एनकोड करती हैं, एक ही केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज कराते हैं लेकिन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, ठीक है। अब आपके पास मैलेट डीहाइड्रोजिनेज आइसोजाइम्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट है, साइटोसोल में भी प्रेजेंट है। साइटोसोलिक मैलेट डीहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, जो मैलेट आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया से आया है उस मैलेट को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सैलो एसीटेट। और अगर यहाँ पे मैलेट को ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट कर रहा है तो आपके क्या में NADH प्रोड्यूस होंगे या कंज्यूम होंगे, दोबारा देखो, प्रोड्यूस होंगे, बिकॉज ऑक्सैलो एसीटेट से मैलेट की प्रोडक्शन में क्या ऑक्सीडाइज हुए। अब यहाँ पे आपके रिडक्शन होगी, NAD+ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NADH+ प्रोटॉन। मैलेट डीहाइड्रोजिनेज वही एंजाइम है, सिर्फ ये माइटोकॉन्ड्रिया में है और वो साइटोसोल। मैलेट डीहाइड्रोजिनेज। अब ये ऑक्सैलो एसीटेट जो साइटोसोल में आया, ये ऑक्सैलो एसीटेट के ऊपर अब वही एंजाइम वर्क करेगा जो मैंने इससे पहले आपको बताया, फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सीकाइनेज, जो कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा और इसे किसमें कन्वर्ट कर देगा, फॉस्फोइनोल पायरोवेट। यहाँ पे आपके पास एंजाइम है फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सीकाइनेज। इज इट क्लियर? अब इस पूरे रूट को एक बार देखिएगा, उसके बाद मैं लैक्टेट का रूट डिस्कस करूंगी और फिर हम कंपेयर करेंगे कि असल में इस पाथवे से हमें क्या फायदा हो रहा है। लाइक साइटोसोल में ये एंजाइम प्रेजेंट क्यों नहीं है, क्यों पायरोवेट इतनी ट्रबल कर रहा है और वो माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है और फिर वापस साइटोसोल में आ रहा है, उससे कुछ फायदा भी हो रहा है। ओके, पहले मैंने कहा पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएगा, पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम से ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट करेगा, ऑक्सैलो एसीटेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को क्रॉस नहीं कर सकता, ट्रांसपोर्टर नहीं है, मैं ऑक्सैलो एसीटेट की रिडक्शन है, यानी NADH+ प्रोटॉन के एक्सपेंस पे रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स इसमें कन्वर्ट होंगे और ये मैलेट में कन्वर्ट होगा। वी हैव मैलेट ट्रांसपोर्टर्स जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और साइटोसोल में मैलेट का एक्सचेंज करवाते हैं। मैलेट साइटोसोल में आएगा, साइटोसोल में वी हैव एन आइसोजाइम ऑफ मैलेट डीहाइड्रोजिनेज, जो कि अब चूंकि मैलेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है तो ये मैलेट को किसमें कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, ऑक्सैलो एसीटेट। तो ऑक्सैलो एसीटेट जैसे बनेगा तो आपके पास जो NAD+ यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था अब वो NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स इसने माइटोकॉन्ड्रिया से लेके बाहर आया है, अब वो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स NAD+ को ट्रांसफर कर देगा, रिड्यूसिंग पार्ट। और जो ऑक्सैलो एसीटेट प्रोड्यूस होगा उस पे वो जो सेकंड एंजाइम मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया है कि पायरोवेट को फॉस्फोइनोल पायरोवेट करने के लिए दो एंजाइम चाहिए, एक कार्बोक्सिलेज था और दूसरा मैंने आपको कहा था फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सीकाइनेज। सो नाउ दिस सेकंड एंजाइम विल कैटालाइज अ डीकार्बोक्सिलेशन इवेंट और आपसे यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिलीज होगी और अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पायरोवेट फॉस्फोइनोल पायरोवेट। सो अल्टीमेटली पायरोवेट से फॉस्फोइनोल पायरोवेट दोनों चीजें साइटोसोल में बनती हैं। अब ये तो वो रूट है जब हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल या ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रिकर्सर कौन है, पायरोवेट। कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि पायरोवेट की बजाय लैक्टेट को यूज करते हैं एज अ प्रिकर्सर ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। या फिर लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों से एक बात कही थी,
बल्कि उससे पहले जब हमने फर्मेंटेशन डिस्कस की थी कि जब आपके मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हो, जब आपके सेल्स तक एनर्जी उतनी एफिशिएंटली सॉरी ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी एफिशिएंटली नहीं होती जितनी होनी चाहिए, तो आपके जो मसल सेल्स हैं वो अपना मेटाबॉलिज्म एरोबिक से एनारोबिक रेस्पिरेशन में शिफ्ट कर लेते हैं और NAD+ को रीजनरेट करने के लिए वो पायरुवेट को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, लैक्टेट। लैक्टेट सेल्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि मसल सेल्स में जितना लैक्टेट होता है आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लड के थ्रू लिवर पे चला जाता है। इसका मतलब है कि अब आपके लिवर की ड्यूटी है कि जो लैक्टेट बाकी सेल्स में बना था उसको किसमें कन्वर्ट करे, ग्लूकोज में कन्वर्ट करे। सो आपके पास ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो सेकंड सोर्स है वो क्या है, लैक्टेट। सपोज किसी सेल से लैक्टेट हेपेटोसाइट में एंटर हुआ, अब लैक्टेट में भी पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट फाइनली किसमें जाएगी, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एन एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जिसका केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल है, व्हिच मींस कि अगर लैक्टेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये लैक्टेट को किसमें कन्वर्ट कर सकता है, किसमें कन्वर्ट कर सकता है, पायरुवेट में कन्वर्ट कर सकता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज ऐसा एंजाइम था ना जो पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करता था। अब इस टाइम पायरुवेट की बजाय लैक्टेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो एंजाइम बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, लैक्टेट को किसमें कन्वर्ट करेगा, पायरुवेट में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। और जैसे ही लैक्टेट पायरुवेट में कन्वर्ट होगा आपके पास यहाँ पे NADH प्रोड्यूस होगा, बिकॉज हमने ये पढ़ा था जब पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट होती है तब NAD+ प्रोड्यूस होता है। जब लैक्टेट ने पायरुवेट में कन्वर्ट होना है तो जितना NAD+ होगा वो किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, NADH+ प्रोटॉन। पायरुवेट दोबारा से साइटोसोल से कहां पे जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्यों जाएगा, बिकॉज पायरुवेट कार्बोक्सिलेज वहां पे पड़ा हुआ है। जैसे पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आएगा अगेन आपके पास एंजाइम है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, इसकी कार्बोक्सिलेशन कराएगा और इसे किसमें कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऐड करेगा एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन डिफरेंट हो जाता है, बजाय इसके कि ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट में कन्वर्ट हो, ऑक्सैलो एसीटेट डायरेक्टली फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज आपके पास जो एंजाइम है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज उसका भी एक आइसोजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सैलो एसीटेट को किसमें कन्वर्ट कर देगा, परेशान नहीं होना, मैं अभी बताती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को यहीं पे रिमूव कर देगा और ये एंजाइम कौन सा है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज। और अब ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट साइटोसोल में चली गई। पहले दोनों रूट्स को देखें फिर मैं सिग्निफिकेंस बताती हूँ कि वहां पे ये रिएक्शन क्यों नहीं हुआ और यहाँ पे ये रिएक्शन क्यों हो रहा है। दो सोर्सेज मैंने बताए हैं, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के जो प्रिकर्सर्स हैं वो पायरुवेट हो सकता है, लैक्टेट हो सकता है, TCA साइकिल के इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं या फिर आपके अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे आज का जो लेक्चर है वो पायरुवेट और लैक्टेट से स्टार्ट किया। लैक्टेट या पायरुवेट से जो पहला बायपास रिएक्शन है वो क्या है कि पायरुवेट को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाए और लैक्टेट को पायरुवेट एंड देन फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाए। इस केस में पायरुवेट काइनेज यूज नहीं हो सकता बिकॉज उसका केमिकल रिएक्शन जो है वो रिवर्स नहीं हो सकता। तो आपके पास दो एडिशनल एंजाइम है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो कि कार्बोक्सिलेशन कराएगा एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। अगर आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल पायरुवेट है, पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, कार्बोक्सिलेशन के बाद ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा मैलेट एंड देन मैलेट साइटोसोल में आके ऑक्सैलो एसीटेट बनाएगी एंड वी हैव एन एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज साइटोसोलिक आइसोजाइम। ये साइटोसोल में प्रेजेंट है तो हम इसे कहेंगे साइटोसोलिक फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। इसे किसमें कन्वर्ट कर देगी, फॉस्फोइनोल पायरुवेट और एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगी। सेकंड है
पायरोवेट नहीं है बल्कि लैक्टेट है। लैक्टेट फर्स्ट ऑफ ऑल पायरोवेट में कन्वर्ट होगा। इस प्रोसेस में साइटोसोल में एक NADH प्रोड्यूस होगा। पायरोवेट साइटोसोल में जा रही है, ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट हो रही है। ऑक्सैलोएसिटेट मैलेट में नहीं जा रहा बल्कि डायरेक्टली फॉस्फोइनोल पायरोवेट बना के फॉस्फोइनोल पायरोवेट को साइटोसोल में रिलीज करता है। ऐसा हो क्यों रहा है? एक रिएक्शन आप लोगों को ग्लाइकोलाइसिस का याद होना चाहिए। मैं यहाँ पे स्लाइड्स भी आपको दिखा देती हूँ कि जब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, जब हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें एक एंजाइम ऐसा है जो कि NADH को प्रोड्यूस करता है, और वो कौन सा एंजाइम है? डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। दिस इज द एंजाइम जो कि ग्लाइकोलाइसिस में NADH को प्रोड्यूस करता है। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में कहा था कि ग्लाइकोलाइसिस के और ग्लूकोनियोजेनेसिस के 8 एंजाइम्स हैं, 7 एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि शेयर्ड है, जिसमें केमिकल रिएक्शंस वही होंगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर आपने अब ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस कराना है, इट मींस कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट में किसमें कन्वर्ट होना है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और यहां पे आपको NADH की जरूरत पड़ेगी। इस केस में साइटोसोल में NADH का होना बहुत जरूरी है। असल में यहाँ पे जो शटल सिस्टम्स हैं, अगर आप इनको देखें तो ये इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं कि एक तो पायरोवेट फॉस्फोइनोल पायरोवेट में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरी तरफ आपके माइटोकॉन्ड्रिया में चूंकि TCA साइकिल से बहुत सारे NADH बनते रहे, माइटोकॉन्ड्रिया से रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स साइटोसोल में शिफ्ट हो रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि NADH एक सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। NADH शिफ्ट कर सकता है एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में, लेकिन NADH इटसेल्फ शिफ्ट नहीं कर सकता। हमेशा जब आपके माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में ट्रांसफर होने NADH तो वो मैलेट की फॉर्म में होंगे। इसी तरह से अगर साइटोसोल में आपके पास NADH की कंसंट्रेशन ज्यादा और आपने उसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भेजना है कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके यूज हो, तो उनको आपको कन्वर्ट कराना पड़ता है मैलेट में, और मैलेट के थ्रू आप उन्हें साइटोसोल में भेजोगे। समझ आ रही है? पायरोवेट का इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से गुजरना असल में इसलिए जरूरी था ताकि ये इन केमिकल रिएक्शंस के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया से रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को ले और उन्हें साइटोसोल में रिलीज करा दे। अगर तो ये एंजाइम साइटोसोल में ही प्रेजेंट होते तो आपके रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होना था। दूसरी तरफ अगर आप लैक्टेट की बात करते हैं तो लैक्टेट में मैलेट क्यों रिलीज नहीं हुआ? बिकॉज यहाँ पे पहले ही लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज ने साइटोसोल में NADH बना दिया। लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज ने ही उस रिड्यूसिंग पार को पूरा कर दिया, रिड्यूसिंग रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया। तो यहाँ पे जरूरत नहीं है कि मैलेट जो है वो बाहर जाए। हमेशा जैसे सेल्स के अंदर ATP और ADP और ATP की कंसंट्रेशन जो है फिक्स्ड होती है। मैंने कहा था ना, अयाज आपने शायद क्वेश्चन पूछा था कि उसकी कंसंट्रेशन ऊपर नीचे हो जाती है तो वो एंजाइम्स को रेगुलेट करती है। इसी तरह से साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी NAD+ और NADH की एक खास कंसंट्रेशन होती है। अगर आपके पास यहाँ पे कंसंट्रेशन कम ज्यादा हो गई तो इनका एक्सचेंज होगा फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अदर कंपार्टमेंट। समझ आ रही है? पहले बायपास रिएक्शन से हमने दो चीजें अचीव की है, एक तो पायरोवेट को फॉस्फोइनोल पायरोवेट में कन्वर्ट कर दिया, और दूसरा आगे जाकर हमें जिन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स की जरूरत पड़नी थी उनको हमने पहले से ही प्रिपेयर कर लिया। ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट बायपास रिएक्शन ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब पायरोवेट फॉस्फोइनोल पायरोवेट में कन्वर्ट हो गया, उसके आगे कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, लाइक फॉस्फोइनोल पायरोवेट 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो सकता है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो सकता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट आपके पास जो है वो फाइनली 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो सकता है। 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन में कन्वर्ट हो सकता है, बिकॉज उसको जो चीज रिक्वायर्ड है वो भी साइटोसोल में अवेलेबल है। डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है, और ये दोनों दोबारा से फ्यूज होकर फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट में कन्वर्ट
हो सकते हैं, लेकिन फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट पे आके दोबारा रुक जाएगा, बिकॉज अब जो एंजाइम पीछे पड़ा हुआ है विच इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 PFK1, उसके केमिकल रिएक्शन को भी रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। तो अब आपको सेकंड बाईपास रिएक्शन देखना है कि आपके फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट तक तो रिएक्शंस हो गए, लेकिन अब आपने PFK1 के रिएक्शंस को किस तरह से रिवर्स करना है, ठीक है। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड द सेकंड बाईपास रिएक्शन ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। जी जो लैक्टेट कन्वर्ट हो रहा है तो ग्लूकोज का कोई सोर्स नहीं है, तो अब लेकिन आपको कन्वर्ट करें पूरी बॉडी को एनर्जी नहीं देगा। मैं समझी नहीं आपकी बात। मैंने सेल तो पहले ही एनारोबिक कंडीशन में चला गया, उसके बाद तो एटीपी नहीं बनता। बिल्कुल, तो जब उसमें एटीपी को कुछ लैक्टेट को खुद ही इस्तेमाल करेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया को भी भेज देगा, हम अपने सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को भेज। नहीं, ये लैक्टेट लिवर का लैक्टेट नहीं है। देखें आपके जितने भी सेल्स जो है ना वो जब लैक्टेट प्रोड्यूस करते हैं, मायोसाइट्स अगर उनकी आप बात करें, तो जब उनका एनर्जी स्टेटस दोबारा आप कहने के रिकवर होता है ना, वापस वो एरोबिक कंडीशन पे आते हैं, तो जो लैक्टेट उनमें बना होता है वो लैक्टेट को इकट्ठा करके लिवर के पास भेज देते हैं, इसके लिए अलग सेल एक्स्ट्रा उनके पास जितना भी होता है, एक्स्ट्रा की बात नहीं हो रही, जितना भी लैक्टेट है उसका उन्होंने कुछ नहीं करना। लैक्टेट से एनर्जी नहीं लेंगे, लैक्टेट वहां पे रुक जाएगा। लैक्टेट ने सिर्फ NAD+ को रीजनरेट किया, एनर्जी ग्लूकोज से मिल रही है, लेकिन NAD+ को रीजनरेट करने के लिए मजबूरी में उन्होंने पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट किया। अब जैसे ही कंडीशन रिकवर होगी, लैक्टेट को उन्होंने दोबारा से उस फॉर्म में लाना जिसको वो यूज कर सके। सो लैक्टेट को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, उसे रीजनरेट करने के लिए, या ऐसे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए जिसे सेल्स यूज करें तो लिवर में भेज दें, ठीक है। सो उन सेल्स के लिए वो लैक्टेट जो है वो यूजलेस है, लिवर उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करके वापस सेल्स में कन्वर्ट करेगा। बच्चों को एक आधे पॉइंट्स मुझे लग रहा है कि स्लाइड्स में शायद मैंने ऐड किए थे, वो डिस्कस कर लें, उसके बाद हम लोग जो है वो आगे मूव करते हैं टुवर्ड द सेकंड बाईपास रिएक्शन। ओके, पायरुवेट काइनेज की जो ये मैंने आप लोगों के सामने एक तो पाथवे डिस्कस किया है। इसके बाद अगर हम स्टेप वाइज इन रिएक्शन को देख लें तो मैंने आपसे कहा था कि आपके पास यहाँ पे जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कर रहा है वही कार्बन डाइऑक्साइड फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज ने रिलीज कर देंगे। सो हमारे माइंड में ये तो क्वेश्चन आ सकता है कि फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करवाने की क्या जरूरत थी अगर फाइनली इसने रिलीज ही हो जाना, बिकॉज ये पायरुवेट ना तो कार्बन डाइऑक्साइड ना तो पायरुवेट का पार्ट है ना ही फॉस्फोइनोल पायरुवेट का पार्ट है, ये सिर्फ जो दरमियान के स्ट्रक्चर्स थे उनमें इस कार्बन डाइऑक्साइड ने किसी तरह से रोल प्ले किया और उसके बाद फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होने से पहले रिलीज हो गई। सो अगर आप यहाँ पे स्लाइड्स को फोकस करें तो जो पहला केमिकल रिएक्शन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज द रिएक्शन ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो कि एक्चुअली यूज करता है पायरुवेट को और बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन मींस सॉल्युबल या डिसॉल्व फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसे इरेज कर दो। मैं बताती हूँ, मैग्नीशियम स्ट्रक्चर के ऊपर इनकॉर्पोरेट नहीं हो रहा था, ये थोड़ी देर के लिए अटैच होता है और उसके बाद रिलीज हो जाता है, जस्ट लाइक द फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। ओके, सो अब मैंने आप लोगों के सामने ये पाथवे डिस्कस कर दिया, लेकिन हम इसमें जो दो एंजाइम्स हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं और उसके बाद हम सेकंड बाईपास रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। आप लोगों ने साथ में ये भी चीज देखनी है कि आपका जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस है वो एक्सपेंसिव प्रोसेस है। लाइक अभी मैंने आप लोगों के सामने एक चीज डिस्कस की है कि पायरुवेट को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट करना है, लेकिन जो बाईपास रिएक्शन है जिसमें दो एंजाइम्स यूज होते हैं, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, ये दोनों हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए एटीपी को यूज करेगा और फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कराने के लिए जीटीपी को यूज करेगा। पहले बॉडी में एनर्जी कम है, स्टारवेशन कंडीशन है, ऊपर से ग्लूकोनियोजेनेसिस की भी अपनी ही डिमांड्स है। आपका जो पहला बाईपास रिएक्शन है वो ही दो हाई एनर्जी
मॉलिक्यूल्स को कंज्यूम कर रहा है, यानी ये एक्सपेंसिव बायपास है। लेकिन चाहे ये एक्सपेंसिव है, लेकिन सेल के पास कोई और चॉइस नहीं है, बिकॉज ब्रेन के लिए ग्लूकोज उसने जरूर बनाना। सो बॉडी इस चीज को जो है वो नॉर्मल कंसीडर करती है, वो कहती है ठीक है एक्सपेंसिव प्रोसेस है लेकिन ये चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। सो पहले स्टेप में आपके पास क्या होगा, इफ यू हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ पायरोवेट, क्या चीज मैं ये भी बताती हूँ कि वो एटीपी फिर कहाँ से आता है। ठीक है, स्टारवेशन है, एटीपी का लेवल कम है, चाहिए अगर आपने ब्रेन के लिए ग्लूकोज बनाना है तो वो कहाँ से आना है। नहीं, यहाँ पे इंटरमीडिएट यूज नहीं होंगे, बिकॉज उस एंजाइम की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है ना कि मैंने कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए एटीपी से एनर्जी है। उसका अगर आप मैकेनिज्म देखें तो फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर की वजह से वो वर्क करता है। सो एक तरफ आपके पास यहाँ पे पायरोवेट है और दूसरी तरफ आपके पास यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन यानी कार्बन डाइऑक्साइड इन डिसॉल्व फॉर्म। इसके लिए हमने एंजाइम पढ़ा है कि पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, और मैं अब आप लोगों को ये चीज बता रही हूँ कि पहले मैंने आप लोगों को सिर्फ ये बताया कि पायरोवेट कार्बोक्सिलेज कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करवाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पायरोवेट में ऐड करवा देता है और उससे ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अब मैं ये चीज बता रही हूँ कि जितने भी आपके पास यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है वो एक कोफैक्टर को यूज करते हैं जिसको बायोटिन कहते हैं। ठीक है, बायोटिन हमेशा आप लोग इसके अलावा जहां पे भी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस को डिस्कस करोगे आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि वो एक कोफैक्टर को यूज करते हैं कार्बोक्सिलेजेस एंजाइम जो कि बायोटिन। ये हो सकता है फैटी एसिड्स जब हम लोग पढ़ेंगे ना वहां पे मैं इस बायोटिन की सिग्निफिकेंस को ज्यादा हाईलाइट करूंगी, लेकिन अभी सिर्फ आपने ये चीज याद रखनी है कि पायरोवेट कार्बोक्सिलेज का कोफैक्टर कौन है, कौन है इसका कोफैक्टर, बायोटिन। बोले ओके, और ये यहाँ पे एनर्जी यूज करता है इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक हो गया, और फाइनली बायोटिन और एटीपी की प्रेजेंस में पायरोवेट कार्बोक्सिलेज ने पायरोवेट की कार्बोक्सिलेशन करवा दी, व्हिच मींस कि ये जो पायरोवेट का मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल कार्बन है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाएगा, दिस वन, दिस इज द एक्टिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो कि किसने अटैच करवाया है, पायरोवेट कार्बोक्सिलेज ने। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नो कर रहे हो ना, जो अभी मैंने आप लोगों को बताएंगे। अच्छा, अब इसके बाद मैं आगे वाले रिएक्शन की बात करती हूँ। मैंने अभी आप लोगों को ये कहा है कि पायरोवेट पे एक एंजाइम है पायरोवेट कार्बोक्सिलेज जिसने बायोटिन की प्रेजेंस में एटीपी को यूज करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को पायरोवेट में ऐड कराना है, और वो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है जहां पे कार्बोक्सिलेशन होगी। ठीक है, मिथाइल टर्मिनस के ऊपर आपका जो कार्बन आइटम है इसकी कार्बोक्सिलेशन होगी और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सैलोएसीटेट में। नेक्स्ट स्टेप में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में देखेंगे एंजाइम है एक डिहाइड्रोजिनेज जो कि इसकी रिडक्शन करवाएगा, और अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे NADH के रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स जो हैं, जो इसके पास हाइड्राइड आयन था या जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था ये पूरा, वो उसने स्ट्रक्चर के ऊपर ऐड कर दिया। ये स्ट्रक्चर बाहर साइटोसोल में जाएगा और वहां पे इन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को NAD+ में शिफ्ट करके NADH में कन्वर्ट कर देगा और वापस अपने ओरिजिनल ऑक्सैलोएसीटेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द मोमेंट जब आपके पास सेकंड जो एंजाइम है व्हिच इज फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सीकाइनेज ये यूज होगा। सो फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सीकाइनेज इज अनदर एंजाइम जिसने आप इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाना है और इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करवाना है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए स्ट्रक्चर को हाईलाइट करने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाए कि वही कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टार्टिंग या फर्स्ट स्टेप में ऐड हुई है फाइनल स्टेप में वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगी। इज इट क्लियर? और यहाँ पे अगर आप लोग मैं स्लाइड से बता दूं तो ठीक रहेगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग ये चीज ऑब्जर्व करो कि ये अगर आपके पास ऑक्सैलोएसीटेट का स्ट्रक्चर है, ये ऑक्सैलोएसीटेट बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सीकाइनेज जिसका पर्पस क्या है कि उसमें इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कराना है और इसमें एक GTP मॉलिक्यूल को यूज करना है। यू कैन सी हियर कि आपकी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की वजह से एक्चुअली ये जो कार्बोनाइल कार्बन है इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और
और इस हाई न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर की वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक फॉस्फेट ग्रुप जो है यहाँ पे इसके ऊपर अटैक होती है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास जो ऑक्सैलोएसिटेट है, वो ऑक्सैलोएसिटेट का ये वाला जो कार्बन एटम जो हमने पायरोवेट की कार्बोक्सिलेशन करवा के इसे ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट करने का मकसद क्या था कि आपके पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी अटैचमेंट इस कार्बोनाइल ग्रुप को हाई न्यूक्लियोफाइल बना देगी, और ये न्यूक्लियोफाइल जब जीटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करेगा तो ये फॉस्फेट ग्रुप जो है वो इस न्यूक्लियोफाइल का पार्ट बन जाएगा। आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने एटीपी में ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस पढ़ाए थे तो मैंने वहां पे ये बताया था कि जो भी न्यूक्लियोफाइल चाहे पहले फॉस्फेट पे अटैक करता है, सेकंड पे करता है, थर्ड पे करता है, वो फॉस्फेट उस न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच हो जाता है और बाकी स्ट्रक्चर रिलीज हो जाते हैं, ऐसे है ना। सो इस केस में अगर आपके पास यहाँ पे टर्मिनस फॉस्फेट के ऊपर अटैक होगा तो ये आपके पास जो पायरोफॉस्फेट है ये लीव हो जाएगा और जो फॉस्फेट है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच हो जाएगा। यू कैन सी कि आपकी इस ऑक्सीजन के ऊपर फॉस्फोराइलेशन हुई है और जो यहाँ पे डबल बॉन्ड था वो इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। सो ये फाइनल स्ट्रक्चर आपका कौन सा है, फॉस्फोइनोल पायरोवेट का स्ट्रक्चर है, और इसको बनाने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड था वो कौन सा एंजाइम था, फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सी काइनेज। इज इट क्लियर? सो कार्बन डाइऑक्साइड की अटैचमेंट टेम्परेरी अटैचमेंट थी, और इस टेम्परेरी अटैचमेंट को हमने आगे जाके फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस में भी पढ़ा। तब मैंने आप लोगों से ये चीज पूछनी है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होकर उसे मैलोनाइल कोएंजाइम ए में क्यों कन्वर्ट करती है, ठीक है। सो हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन में जहां पे कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है उससे पिछले कार्बन एटम के ऊपर अगर कार्बोक्सिलेशन करवा दी जाए तो उसकी वजह से उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और ये चीज आपने माइंड में रखनी है। सो फर्स्ट बायपास रिएक्शन हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि देयर आर सेवरल एंजाइम्स, ओके। एक और चीज है, फर्स्ट बायपास रिएक्शन में कितनी चीजें यूज हुई हैं, एक पायरोवेट यूज हुआ है, पायरोवेट काइनेज ने एक एटीपी यूज किया है, फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सी काइनेज ने एक जीटीपी यूज किया है, और आपके पास जो पायरोवेट कार्बोक्सिलेज था उसने बाइकार्बोनेट आयन को भी यूज किया। सो दीज आर द रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स की अगर बात करते हैं तो एंड इफेक्ट हमारे पास ये है कि पायरोवेट किसमें कन्वर्ट हो गई है, फॉस्फोइनोल पायरोवेट में। एटीपी से रिलीज होने वाला जो मॉलिक्यूल है वो एडीपी है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। जीटीपी से रिलीज होने वाला इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ फॉस्फोइनोल पायरोवेट, ठीक है। सो आपके पास एटीपी की हाइड्रोलिसिस के बाद ये जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपको नजर आ रही है, और दूसरी तरफ जीटीपी से जो फॉस्फेट ग्रुप था इट इज द पार्ट ऑफ फॉस्फोइनोल पायरोवेट, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एट द एंड स्ट्रक्चर में से रिलीज होगी। नाउ सेकंड बायपास रिएक्शन की बात करते हैं, और उसके बाद कुछ पॉइंट्स अभी भी हैं जो मैंने डिस्कस करने हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो मैं उसके बाद करती हूँ। यहाँ पे हमें ये चीज समझ आ गई कि पहला बायपास रिएक्शन एक्सपेंसिव था बिकॉज उसने दो एटीपीज को यूज किया, ऐसा ही है ना, ऐसा है या नहीं? कोई टाइम नहीं हमारे, ओके अभी टाइम नहीं हुआ, ओके। अब हमारा रिएक्शन कहाँ पे आके रुक गया, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि आपका जो फॉस्फोइनोल पायरोवेट है वो 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो सकता है बिकॉज रिएक्शन इज रिवर्सिबल। 2-फॉस्फोग्लिसरेट 3-फॉस्फोग्लिसरेट में हो जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना देगा, और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट जो है इनकी कंडेंसेशन के बाद आपके पास जो है वो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन जाएगा एल्डोलेज रिएक्शन के बाद। अब आपके पास फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है और आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में। लेकिन आप ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास एंजाइम अवेलेबल है विच इज PFK1 एंजाइम, इसके रिएक्शन को भी रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकता। सो अगर आपने फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है तो आपको किसी एडिशनल एंजाइम की जरूरत होगी, ठीक है। और इस केस में आपके पास जो एडिशनल एंजाइम है उसका नेम है फ्रुक्टोज
बिसफॉस्फेटेज। बच्चों ये एक मिनी असाइनमेंट के तौर पे इस चीज को आपने लेना है। आप यहाँ पे कुछ एंजाइम्स को पढ़ रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस में भी ग्लूकोनियोजेनेसिस, आपने काइनेसिस पढ़े हैं, अब आप फॉस्फेटेसिस पढ़ रहे हैं, इसी तरह से आप एपिमेरेसिस पढ़ेंगे, डिहाइड्रोजिनेसिस आपने पढ़े हैं, आइसोमेरेसिस है, म्यूटेसिस है, म्यूटेसिस, ऑक्सीडोरिडक्टेसिस इसी कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, सो इन एंजाइम्स के जो जनरल है ना प्रोसेसेस, उनका आपको आइडिया होना चाहिए। काइनेसिस का तो कुछ हद तक आपको आइडिया हो गया है कि काइनेसिस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि एक तरफ फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर को यूज करते हैं और दूसरी तरफ एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है। लाइक हम ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने की जब बात करते हैं तो ग्लूकोज इज एन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल एंड एटीपी इज द फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर। और काइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो डोनर में से फॉस्फेट उठाता है और उसे किस पे ट्रांसफर कर देता है, एक्सेप्टर पे। सो काइनेसिस ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि फॉस्फेट ग्रुप को किसी डोनर से उठा के एक्सेप्टर पे ट्रांसफर कर देते हैं और इसकी प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगी, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यानी फॉस्फेट ग्रुप कहीं रिलीज नहीं हुआ बल्कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर हुआ है। फॉस्फेटेजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि किसी स्ट्रक्चर में लगे फॉस्फेट की हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, वहां से फॉस्फेट को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, फ्री फॉर्म में निकाल लेते हैं, किसी दूसरे स्ट्रक्चर में ट्रांसफर नहीं करते बल्कि उसको हाइड्रोलाइज करा देते हैं। लाइक हो सकता है यहाँ पे मैंने कोई काइनेसिस एंड फॉस्फेटेसिस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज एन एंजाइम प्रोटीन जिसपे एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। सपोज ये आपके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। एंजाइम फॉस्फेटेजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि फॉस्फेट ग्रुप को स्ट्रक्चर में से निकाल के मीडियम में रिलीज कर देते हैं, किसी दूसरे ग्रुप पे ट्रांसफर नहीं करते बल्कि उसको हाइड्रोलाइज करा देते हैं, उसका बॉन्ड ही ब्रेक कर देते हैं। जबकि काइनेसिस ऐसे एंजाइम्स हैं जिन्होंने सिर्फ बॉन्ड को शिफ्ट किया है, एक स्ट्रक्चर में से फॉस्फेट ग्रुप को उठा के दूसरे स्ट्रक्चर में शिफ्ट कर दिया, फॉस्फेट ग्रुप फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो आपके पास ये जो एंजाइम है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, ये फ्रुक्टोज की जो 1 पोजीशन के ऊपर लगा हुआ फॉस्फेट ग्रुप है इसकी हाइड्रोलिसिस करा देगा और यहां से फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज कर देगा। यानी इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट आपका फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाएगा और प्रोडक्ट में आपके पास क्या चीज आएगी, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। इज इट क्लियर? अब जैसे हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गई है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकती है बिकॉज हमारे पास एंजाइम का जो रिएक्शन है इस एंजाइम का वो रिवर्सिबल है। लेकिन अगेन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज नहीं बन सकता बिकॉज जो तीसरा एंजाइम है हेक्सोकाइनेज उसके रिएक्शन को भी रिवर्स नहीं किया जा सकता। सो अगर आपने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनाना है, इसके लिए आप हेक्सोकाइनेज को यूज नहीं कर सकते बिकॉज हेक्सोकाइनेज का रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकता। तो इसके लिए भी आपको एडिशनल एंजाइम रिक्वायर्ड होगा और इस केस में जो आपका एंजाइम होगा इट विल बी ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो कि ग्लूकोज 6 में से 6 पोजीशन पे लगे हुए फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करा देगा और अगर फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करा देगा तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। अब एक चीज आपने माइंड में रखनी है, पहले तो हम एनर्जी कैलकुलेशन की बात करते हैं। एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने पायरुवेट रिक्वायर्ड है, 2 पायरुवेट रिक्वायर्ड है। अब हम देख लेते हैं कि 2 पायरुवेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए किस किस चीज को कंज्यूम करते हैं। पहला रिएक्शन पायरुवेट से ऑक्सैलिक एसिड बनाने के लिए एंजाइम कौन सा यूज होता है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। पहला एंजाइम जो मैंने बताया, मैंने आपको कहा था कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एटीपी और बायोटिक गैसेस में इसकी कार्बोक्सिलेशन कराता है, व्हिच मींस कि अगर आपके पास 2 पायरुवेट है तो पहले स्टेप में कितने एटीपीज यूज होने हैं, 2 एटीपीज यूज होने हैं। लिखें पहले स्टेप में कितने एटीपीज यूज हो रहे हैं, 2 एटीपीज यूज हो रहे हैं।
2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट ऐसे हो जाएगा, उसमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनाने के लिए अगेन कितने एटीपीज चाहिए, 2 एटीपीज चाहिए, लिखेंगे भी 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाने के लिए कितने NADH चाहिए, 2 NADH चाहिए। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट बनने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। और यहां से आगे आपके पास केमिकल रिएक्शन सिंगल हो गए, बिकॉज़ आपके पास जो 3 कार्बन शुगर है वो किसमें कन्वर्ट होते हैं, 6 कार्बन में। सो आगे वाले केमिकल रिएक्शन को हम 2 कंसीडर नहीं करेंगे बल्कि 1 ही कंसीडर करेंगे। सो फ्रुक्टोज 1 6 बिसफॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेटेज के स्टेप में एक वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम होगा, बिकॉज़ ये फॉस्फेटेज है ना, तो फॉस्फेटेज हमने कहा था कि फॉस्फेट को रिमूव करते हैं बाय द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो आपने अभी जो वाटर मॉलिक्यूल लिखे हैं उससे एक वाटर मॉलिक्यूल माइनस करते हैं, ठीक है। सेकंड है आपके पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसमें भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और लास्ट में आपके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज, इसमें भी एक वाटर मॉलिक्यूल यूज होगा। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल आप वहां से रिमूव कर दो। अब अगर हम फाइनल या नेट इक्वेशन लिखते हैं तो हम कह सकते हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस 2 ATPs, सॉरी 2 पायरुवेट, 4 ATPs, 4 ATPs ही आपके पास है, 2 GTPs, 2 NADH plus 2 proton plus 4 water molecule will react and they will produce 1 glucose, 4 ATP, 2 GDP, 6 inorganic phosphate and 2 NAD plus। क्या ये इक्वेशन बैलेंस हो गया आपके पास, हो रही है, यस और नो? आपके पास 2 यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं और यहाँ पे कोई एक ऐसा भी स्टेप था ना ग्लाइकोलाइसिस का जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक मिनट, 2 यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, these one 2 कंज्यूम हो रहे हैं, और ये बच्चे चारों के 4 ही कंज्यूम हो रहे हैं, कितना ध्यान रखोगा, मैं 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, नहीं प्रोड्यूस कहाँ पे हो रहे हैं, ये देखिए फॉस्फेट और पायरुवेट में भी 2 यूज करना है, इनोलेज से 2 एटीपीज 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को यूज करना है, तीसरा इसमें यूज करना है, चौथा इसमें यूज करना है, चारों ही यूज हो रहे हैं कंज्यूम। तो यहाँ पे जो है ना वो प्रोड्यूस कोई भी नहीं, इज इट क्लियर? NAD ये जो NADH यहाँ पे प्रोड्यूस होगा ना, ये NADH जो यहाँ पे कंज्यूम होना है उससे NAD+ प्रोड्यूस, समझ आ गई? सो हम कह सकते हैं कि एक ग्लूकोज को बनाने के लिए हमें 6 हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स चाहिए। बॉडी पहली स्टार्वेशन कंडीशन में है, आपके ख्याल में ये एटीपीज कहां से आ सकते हैं?